ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत बुक का, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। राइट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप सोच रहे होंगे कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम हिस्ट्री की बात क्यों करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि इस चैप्टर के अंदर हम उन इवेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने एक बैकड्रॉप सेट किया, एक फाउंडेशन सेट किया हमारे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। राइट। किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग एक्ट्स पास करे, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और आज की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी डिज़ाइन हुई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। ये हमको पता है 1600 के अंदर ब्रिटिश जो है एक प्राइवेट कंपनी की तरह आई इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि उनका सोल पर्पस अभी क्या था? कमर्शियल। ठीक है, यानी कि अभी वो बिल्कुल भी पॉलिटिकली या फिर टेरिटोरियली नहीं सोच रहे थे। अभी तक उनका बस इतना काम था कि वो ट्रेडिंग के लिए और कमर्शियल पर्पसेस के लिए इंडिया से ट्रेड करने के लिए या ईस्ट एशिया से ट्रेड करने के लिए ब्रिटेन से लोग आ रहे हैं कंपनी की फॉर्म में, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट था। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब था कि उस कंट्री से, यानी कि इंग्लैंड से, और कोई कंपनी नहीं आ सकती इंडिया से ट्रेड करने के लिए, विच सिंपली मीन्स कि उनके पास इंडिया के अंदर मोनोपोली थी। ठीक है, कि यानी कि इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी नहीं आ सकती जो इंडिया से ट्रेड करेगी। ये बात या ये एक्सक्लूसिव राइट उनको किसने दी थी? क्वीन एलिजाबेथ वन ने दी थी, एक रॉयल चार्टर के अंदर। ठीक है, अब 1764 के अंदर हमको पता है क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जैसे ही होता है तो ब्रिटिश कंपनी जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अकेले ही कंबाइंड पावर्स को, तीन कंबाइंड पावर्स को अकेले हरा देती है, जिसमें हमारा शाह आलम होता है और मीर जाफ़र होता है, और तीसरा कौन होता है? शुजाउद्दौला होता है। ठीक है, तो इन तीन पावर्स को अकेले हराने के बाद 1765 में, अगले साल ही, वो शाह आलम से, जो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर था, नॉमिनल मुग़ल एम्परर था, वहाँ से क्या ले लेती है? दीवानी राइट्स ले लेती है। इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड ओनली प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस, अभी तक 1765 तक कंपनी के खाली कमर्शियल फंक्शंस थे कि वो बस पैसे के लिए और ट्रेडिंग के लिए इंडिया से डील करती थी। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने सबसे पहली बार दीवानी राइट्स ले ली। दीवानी राइट्स की जब भी हम बात करते हैं तो वो राइट्स होती हैं राइट्स ओवर रेवेन्यू, यानी कि टैक्स कलेक्शन की राइट, और दूसरी सिविल जस्टिस की राइट, यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करने की राइट्स। दो राइट्स उनके पास आ गई, जिसको वो वहाँ के दीवान बन गए। कहाँ के? तीन बड़े बड़े प्रोविंसेस के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो इन तीन प्रोविंसेस के दीवान बन गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर, यानी कि यहाँ से उसकी शुरुआत होती है एक टेरिटोरियल पावर की। अब वो बस एक कमर्शियल कंपनी नहीं रह चुकी है, अब उसके पास पॉलिटिकल गेन्स भी आ चुके हैं, उसके पास टेरिटोरियल पावर भी आ चुकी है, और यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ पॉलिटिकल और टेरिटोरियल पावर। अब हमको पता है कि 1857 में क्या होता है? सेपॉय म्यूटिनी होती है, और सेपॉय म्यूटिनी यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से यही खबर जब ब्रिटेन में पहुंचती है तो उनको समझ आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी केपेबल नहीं है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो ब्रिटेन क्या करता है कि सारी की सारी पावर्स इंडिया को गवर्न करने की वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अपने हाथ में ले लेता है। और यहीं से हम देखते हैं कि कैसे सत्ता परिवर्तन होता है, पावर चेंज होता है अचानक से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और इसी पीरियड को हम बोलते हैं चेंज फ्रॉम कंपनी रूल टू द क्राउन रूल। ठीक है, इन 1858 इन द वेक ऑफ सेपॉय म्यूटिनी, यानी कि जैसे ही 57 में सेपॉय म्यूटिनी होता है तो पता चल जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट केपेबल ऑफ गवर्निंग एफिशिएंटली इन इंडिया। द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने बोल दिया कि अब हम डायरेक्टली रूल करेंगे, बीच में कोई और इंटरमीडिएटरी नहीं होगा। अब इस समय कैसे रूल कर रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रूल कर रही थी, वहाँ से वो लॉज लाते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। बट अब क्या होगा? अब ईस्ट इंडिया का चक्कर ही खत्म कर दिया, अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन जो है वहाँ से अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, वॉइसरॉय जो यहाँ बनेगा, और वो डायरेक्टली रूल करेगा इंडियन गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया।
दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1957। और ये ब्रिटिश क्राउन रूल कब तक चलता है? जब तक हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं आ जाता। और वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब से लागू होता है? 15 अगस्त 1947, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब तक ब्रिटिश हमको रूल कर रहे थे, वो भी किसी लॉज के थ्रू, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के थ्रू रूल कर रहे थे। अगर वो चले जाएंगे और सारी की सारी पावर हमारे हाथ में आ जाएगी, तो हमको भी कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स तो चाहिए जिसके बेस पे हम भी अपने आप को गवर्न करेंगे। वो सेट ऑफ रूल्स को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंस, अगर हमको खुद रूल करना है अपने आप को, तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। Hence, a constituent assembly was formed for this purpose in 1946। इससे पहले क्या होता है, 1934 के अंदर एम एन रॉय सर जो होते हैं, एम एन रॉय वॉज वन ऑफ द लीडिंग पाइनियर्स ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। उन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की या मांग की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इंसान कौन थे, सबसे पहली बार डिमांड कब की गई थी, यानी कि मांगा कब था कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ब्रिटिश पार्लियामेंट से, वो 1934 में किया गया था। और 1934 में जब मांगा था और जाके 1946 में उनको ये चीज़ मिली। राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का मतलब क्या है? ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेगी। उसके लिए एक डिपार्टमेंट या एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिज़ाइन किया गया 1946 के अंदर, जो अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे या उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे। एंड ऑन January 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहले November 26 को कंप्लीट हो जाता है, बट इट केम इनटू बीइंग इन January 26, 1950, 2 महीने बाद। ठीक है, जिसको हम आज रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in British rule। हम आगे जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का बहुत सारा मेजर पोर्शन जो है ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो उसके जो रूट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी के, उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो ब्रिटिश रूल पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। इस वजह से हमको ब्रिटिश रूल की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने का इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। There were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India। कई सारे ऐसे सर्टेन इवेंट्स हुए हैं ब्रिटिश रूल के अंदर जिन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क सेट कर दिया, यानी कि एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना दिया जिसके अंडर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट चलेगा और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, और ये इवेंट्स कुछ नहीं थे, ये इवेंट्स थे जो टाइमली और रेगुलरली जो एक्ट्स आए जा रहे थे 1773 में, 1835 में, 1813 में, 1833 में। राइट, ये जो एक्ट्स आ रहे थे, इन एक्ट्स को ही वो इवेंट्स माने गए हैं जिसकी वजह से इंडियन फ्रेमवर्क या इंडियन मशीनरी ऑफ गवर्नेंस चल रही थी। दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस आर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। इन इवेंट्स ने, यानी कि इन एक्ट्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है हमारे आज प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के ऊपर। दे आर एक्सप्लेन्ड हेयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको हम धीरे धीरे टाइम वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे अंडर 2 मेजर हेडिंग्स, 2 मेजर हेडिंग्स में। और हमको पता है कि ब्रिटिश रूल का अगर हम सबसे एक सिंपल और एक मेजर क्लासिफिकेशन करें तो वो सिंपली डिफाइंड हो सकता है कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी रूल मतलब यानी कि जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुद रूल कर रही है 1773 से लेके 1858 तक। और क्राउन रूल हमने अभी देखा ऊपर 1858 में क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली 1858 में। और ये कब तक चला, जब तक हमको इंडिपेंडेंस ने मिल गई 1947 में। राइट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंपनी रूल। राइट, कंपनी रूल हमारा स्टार्ट हो जाता है 1773 के अंदर। 1773 में इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि 1773 में ही हमारा सबसे पहला एक्ट आता है, फर्स्ट एक्ट, यानी कि सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई एक सेट ऑफ रेगुलेशंस भेजती है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि तुम इस हिसाब से गवर्न करो या इस हिसाब से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाओ। तो इस वजह से कंपनी रूल को हम 1773 से मानते हैं। और 1858 में इस वजह से मानते हैं क्योंकि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858, जिसमें वो ये लिख देते हैं कि अब जो है सारी की सारी पावर्स हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अपने खुद के हाथ में रख रहे हैं। ठीक है, तो 1773 से लेके 1858 के बीच में जितने भी अब एक्ट्स होंगे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला एक्ट उसमें आता है हमारा फर्स्ट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहला एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। दिस एक्ट वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली जब पहला एक्ट होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी कॉन्स्टिट्यूशनली और हिस्टोरिकली भी। क्यों? 3 वजहों से। सबसे पहला, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये हमने देख ही लिया कि सबसे पहला स्टेप लिया था, एक फाउंडेशनल स्टेप लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप। दूसरा रीजन क्या था इसका इंपॉर्टेंस का? इट रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। हमने देख ही लिया कि 1765 के बाद से कंपनी ने सबसे पहली बार जो है टेरिटोरियल और पॉलिटिकल गेन्स करने शुरू हुए थे। इससे पहले वो बस कमर्शियल कंपनी थी, यानी कि ट्रेडिंग से मतलब था उनको। जब तक उनको प्रॉफिट हो रहा है, पैसे आ रहा है, बस उसी से रिलेटेड है उनका सारा काम। अब क्या होगा? अब वो पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। और ये सबसे पहली बार रिकग्नाइज कब किया ऑफिशियली? इस एक्ट के अंदर। इट वॉज रिकग्नाइज्ड ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कि कंपनी अब जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी चलाएगी इंडिया के अंदर। ठीक है, तीसरा रीजन क्या था? इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब ये स्टार्ट करने से पहले हमको एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन होने का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं है, अगर हम बेसिकली कहें कि ये इंडिया अगर है, ये बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास की प्रेसिडेंसी है और ये बंगाल की प्रेसिडेंसी है। सेंट्रलाइजेशन होने का मतलब होता है कि पावर कॉन्सेंट्रेट होना एक जगह पे। अब अगर पहले ये तीनों सेम लेवल पे हैं, यानी कि तीनों की इंपॉर्टेंस सेम है, 1773 से पहले तीनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रहे हैं। यहाँ का बॉम्बे का अलग गवर्नर है, बंगाल का अलग गवर्नर है, मद्रास का अलग गवर्नर है। ठीक है, एक दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि बॉम्बे की का जो गवर्नर होगा और मद्रास का जो गवर्नर होगा, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि लॉ मेकिंग पावर्स वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और ये पावर्स किसको दे दी जाएंगी? बंगाल को। यानी कि बंगाल धीरे धीरे स्ट्रांग बनना शुरू हो जाएगा और ये लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर को मिल जाएंगी। इसीलिए हम धीरे धीरे देखेंगे किस तरह से यहाँ पे जो गवर्नर था बंगाल का, उसको हम नाम दे देंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे पावर एक जगह पे, एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है। ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और 1773 से स्टार्ट होते होते 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा, वहाँ पे ये चीज़ एपेक्स पे पहुँच जाएगी, अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पे, एंड पे पहुँच जाएगी, जब इन दोनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स जीरो कर दी जाएंगी, नील कर दी जाएंगी। अब ये कोई भी लॉ नहीं बना सकते और सारी की सारी पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में चली जाएगी, जिसको उस टाइम पे हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से बोलेंगे। ठीक है, फिर जब हम देखेंगे कि हमारा क्राउन रूल शुरू होता है, ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। यानी कि सेंट्रलाइजेशन की जगह वो फिर से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर देते हैं। जो पावर्स कॉन्सेंट्रेट हुई थी इधर, वो धीरे धीरे बैक जाना शुरू कर देती है इन दोनों प्रेसिडेंसीज के अंदर। वो जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कि हमने अभी देख ही लिया किस तरह से कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसकी पावर्स बढ़ा रहे थे, और जब पावर्स बढ़ा रहे थे तो उसकी जो पोस्ट होगा उसको भी इंक्रीज कर देंगे। इसलिए अब वो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे या गवर्नर ऑफ मद्रास नहीं कहला जाएंगे, बस बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बोला जाएगा, क्योंकि वो जनरली इन दोनों से सुपीरियर हो चुका है अब। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। और क्या किया? उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, यानी कि ऐसा काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी का काम करेगा, और वो 4 मेंबर्स काउंसिल होगा। इसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर कैलकाटा काउंसिल या फिर काउंसिल ऑफ 4 भी बोल सकते थे। ठीक है, कई सारे इसके नाम थे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल होने के साथ साथ लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता था। यानी कि आज हम देखते हैं कि हमारे लिए एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑर्गन अलग है और लेजिस्लेटिव ऑर्गन अलग है, बट उस टाइम पे क्या था, इसका प्राइमरी फंक्शन था एग्जीक्यूटिव काम परफॉर्म करना, बट ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता। अगर मैं बोलूँ सचिन तेंदुलकर इज अ बैट्समैन बट ही ऑल्सो बोल्स,
यानी कि उसका प्राइमरी काम है बैटिंग करना, बट वो बॉलिंग भी कर लेता है। यानी कि काउंसिल तो बनाई गई है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, बट जैसे कि हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से नहीं है, इसलिए यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी सेकेंडरी लेवल पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्राइमरी काम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करना, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया है, और लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म कर लेते हैं। अब जब ये पोस्ट बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल हमारे कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगर हम आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन से थे, तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बने रॉबर्ट क्लाइव। फिर वही रॉबर्ट क्लाइव को हमने क्या कहते हैं, उनकी पोस्ट बढ़ा दी गई, तो उनको गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम से गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने अभी। अब हम देखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा, फिर हम देखेंगे फर्स्ट वाइसरॉय कौन होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड फीचर क्या था? इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये हमने देख ही लिया किस तरह से पहले ही आपस में तीनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। बंगाल और बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों गवर्नर्स अलग से काम कर रहे थे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। बट अब क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, उसकी पोस्ट इंक्रीज कर दी। तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में। अनलाइक अर्लियर, जब पहले क्या होता था, व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसीज वर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थी, बट अब ये थोड़ा ऊपर हो गया इन कंपैरिजन टू द अदर टू गवर्नर्स। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट इन्होंने बना दिया कब? 1774 में कैलकाटा में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहली बार इंडिया में फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774 में एस्टैब्लिश किया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और कहाँ बना? कैलकाटा के अंदर। कंप्राइजिंग वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, जिनके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, सर इम्फी जो थे वो पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, जो एक चीफ जस्टिस की बात की वो सबसे पहले कौन थे? सर इम्फी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट किया फीचर की अगर हम बात करें, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। अब होता क्या था, जो कंपनी होती थी वो ट्रेड करती थी दो तरीक़ों से। सबसे पहला तो कंपनी खुद डायरेक्टली ट्रेड करती थी, ठीक है, कंपनी के थ्रू। और दूसरा जो कंपनी के लोग होते थे, यानी कि जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्राइवेट ट्रेड करते थे बिना कंपनी को पता चले। यानी कि उससे जो है कंपनी अमीर नहीं होती थी, बट कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो होते थे उनकी पॉकेट से उनकी जेबें भरनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, इससे धीरे धीरे क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी तो डेट में जाती रही, बट कंपनी के ऑफिसेज, यानी कंपनी में जो लोग काम करते थे, उनकी जेब या उनके ऑफिसेज भरने शुरू हो गए। ऑल दो कंपनी डेट में जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रीजन के कंपैरिजन में, बट जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो अमीर हो जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता था कि कंपनी के ऊपर तो प्रेशर आता ही आता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ही प्रेशर आता था। इस वजह से ये फीचर ऐड किया गया कि अब जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी है, यानी कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो भी क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ हैं, वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं चलाएंगे। अगर तुमको कोई भी ट्रेड करना है तो तुम कंपनी के थ्रू करो, बट प्राइवेटली तुम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी मशीनरी खराब हो रही है, हम डेट में जा रहे हैं। और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स, यानी कि वो नेटिव से, यानी कि इंडियन से किसी तरह का प्रेजेंट्स या ब्राइब्स लेते थे उनका काम करवाने के लिए, फ्रॉम द नेटिव्स यानी कि इंडियंस। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट ट्रेड अब नहीं होगा। फिफ्थ, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। अब क्या हुआ, एक अकाउंटेबिलिटी बनाई। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का बनाई का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब तक जो तुम काम कर रहे थे वो तो हो गया, 1773 के बाद से जो भी तुम काम करोगे यू विल बी आंसरेबल टू अस और अकाउंटेबल टू अस, है ना, कि जो जो तुम क्या काम कर रहे हो हम तुमको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कि तुमने
रेवेन्यू ऐसे क्यों किया, तुमने सिविल मैटर्स में ये डिसीजन क्यों लिया, तुमने मिलिट्री अफेयर्स में ये डिसीजन क्यों लिया, और कौन सी बॉडी रिप्रेजेंट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं जो लंदन में बैठे हैं, वो जो है अब रिपोर्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि इंडिया के अंदर हम किस तरह से रेवेन्यू चला रहे हैं, सिविल चला रहे हैं, या फिर मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक जो कंट्रोल था कंपनी के ऊपर वो और स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि वो एक सुप्रीम अथॉरिटी बन गई और वो बार बार रिपोर्ट मांगती थी रेगुलरली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से। ठीक है, कि क्या किस तरह से वो काम या मशीनरी चला रहे हैं रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके साथ हमारा जो है फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो है, जो हमने सबसे पहला एक्ट पढ़ा था, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं जिसको हम अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ऑफ 1781। ठीक है, in a bid to rectify the defects of the regulating act of 1773, the British Parliament passed the amending act of 1781 known as the act of settlement। अब हम देखते हैं कि सेकेंड एक्ट के बेसिकली फीचर्स क्या थे और उसको लाने का रीज़न क्या था। इस एक्ट को हम अमेंडिंग एक्ट क्यों बोलते हैं, वो इस वजह से कि 1773 का जो एक्ट आया था ना, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चेंज करनी थी। तो उन डिफेक्ट्स को अमेंड करने के लिए अमेंडिंग एक्ट आता है ऑफ 1781। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहला जाता है, क्योंकि हमने अब देख लिया, ध्यान से सुनना, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो बन गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बन गया, यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया, तो जुडिशरी भी आ गई। अब अगर आपके पास अच्छी मशीनरी नहीं होगी उस टाइम पे, अब ये इन्फेंट बॉर्न ही मशीनरी थी, सबसे पहला एक्ट आया था, इस वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो जुडिशियल यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी बनाया, जो जुडिशरी ऑर्गन बनाया और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बनाया, दोनों के बीच में पावर की वजह से क्लैशेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए जो एक्ट लाया उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, इन डिस्प्यूट्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, द एक्ट विच वॉज ब्रॉट अपॉन वॉज नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं। अब इस एक्ट के फीचर्स की हम बात करते हैं। अगर हम ऊपर से बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस एक्ट ने एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर्स देती हैं जुडिशरी से। बस सिंपली यही काम किया उसने, जो पावर्स थी जुडिशरी की, है ना, अब क्लैशेस हो रहे हैं दोनों के बीच में, किसी एक को तो चूज़ करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जीक्यूटिव की पावर्स बढ़ा दी और जुडिशरी की पावर्स कम कर दी। ठीक है, it exempted the governor general and council from the jurisdiction of the supreme court for the acts done by them in their official capacity। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट अभी नया बना है वो गवर्नर जनरल को और काउंसिल को किसी भी रीज़न पे क्वेश्चन नहीं कर सकती, किसी भी ऐसे लॉ पे या किसी भी ऐसे एक्ट पे जो उन्होंने काम किया हो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। यानी कि बाहर प्राइवेटली कोई काम किया हो तो वो अलग है, अपने ऑफिस के अंदर या ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जो भी उन्होंने काम किया है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल को या उसके काउंसिल को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्वेश्चन नहीं कर सकता, एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है वो भी जो है ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के या जुडिशरी के। इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। यानी कि ऑफिस के अंदर कंपनी के काम करते हुए वो कुछ भी काम करें तो उसके लिए कोई भी ज्यूरिसडिक्शन या कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा इन कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर। ठीक है, तो पूरी की पूरी कंपनी तो हट ही गई, तो बचे कौन, बचे इंडियंस। तो कह सकते हैं कि ये जो लॉ बनाया था, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, इसमें ट्रायल किसका होता था, बस इंडियंस का होता था, और किसी भी ब्रिटिशर का या किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल का कोई भी ट्रायल या कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं चलता था। ये किससे हमें पता लगा कि 1781 के सेटलमेंट एक्ट या अमेंडिंग एक्ट से। ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर है इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे तो लोगों की बात करें कि कौन लोग इससे एग्जेम्प्टेड हैं, यहाँ पे मैटर्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या मैटर्स इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स के ऊपर कोई भी अपना जजमेंट नहीं देगा, कोई भी
ज्यूरिसडिक्शन नहीं देगा। कौन से मैटर्स? रेवेन्यू मैटर्स, पैसे का गेम। यानी कि कुछ भी अगर पैसे का कलेक्शन या फिर रेवेन्यू मैटर्स अगर होंगे, उसमें कोई भी ट्रायल होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना इंटेलिजेंस नहीं करेगा उसके अंदर, ठीक है, अपना कोई भी जजमेंट नहीं देगा, कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर्स ऑफ रेवेन्यू। तीसरा, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकटा। यानी कि इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकटा का मतलब इंडियंस के ऊपर ही आप ज्यूरिसडिक्शन दे सकते हो बस अपना। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। यानी कि क्या हुआ, अब कोर्ट किसी लॉज के बेसिस पे तो चले गई, वो लॉज जो थे इस टाइम पे उन्होंने अभी ब्रिटिश लॉज नहीं अपनाए। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोर्ट के अंदर लाया गया है कोई हिंदू, है ना, और हिंदू ने कोई काम किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसको किस बेसिस पे आप सज़ा दोगे? हिंदू लॉ के बेसिस पे सज़ा दोगे। कोई मुस्लिम आया तो आप मुस्लिम लॉ के बेसिस पे सज़ा दोगे, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि जो भी डिफेंडेंट होगा, जिसके ऊपर भी कोई चार्जेस लगे हैं, उसका जो भी रिलीजन होगा उसके बेस पे उसको सज़ा दी जाएगी या पनिशमेंट दी जाएगी। दैट इज, हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ, ठीक है। यही इसका मतलब था कि कोई सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स नहीं थे पूरे गवर्नमेंट, पूरे की पूरी जुडिशरी मशीनरी के लिए, कि जो भी डिफेंडेंट आया उसके बेस पे वो चीज़ चेंज हो जाती थी। वहाँ पे मौलवीज और पंडित्स अलग से बैठे होते थे जो इस लॉ को इंटरप्रेट करते थे, ठीक है। फोर्थ फीचर क्या था? इट लेड डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स could be taken to the governor general in council and not to the supreme court। आज क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आया, ठीक है, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जजमेंट से, और वो जो क्या कहते हैं, वो केस जो है सुप्रीम हाई कोर्ट से ऊपर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है ऑब्वियसली, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर प्रोविंशियल कोर्ट में, प्रोविंशियल कोर्ट मतलब आज का हाई कोर्ट या स्टेट कोर्ट, वहाँ से कोई अपील अगर जाती है तो वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी, वो किसके पास जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इस एग्जीक्यूटिव के पास जाएगी। यानी कि अभी हमने जो ऊपर काउंसिल देखी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर काउंसिल ऑफ फोर या कैलकाटा काउंसिल, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास वो केस जाएगा, वो अपील उसके पास जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के पास वो अपील नहीं जाएगी। इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हर केस के अंदर धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, जुडिशरी की पावर्स को लिमिट करके एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा ज़्यादा उसकी पावर्स को एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पहले में हमने देखा किस तरह से एग्जीक्यूटिव के कोई भी मेंबर को या फिर पूरी की पूरी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन से। दूसरे में हमने देखा रेवेन्यू मैटर से जुडिशरी को बाहर कर दिया। तीसरे में हमने देखा कि जुडिशरी का खुद के कोई लॉज नहीं है, डिफेंडेंट का जो भी रिलीजन होगा उसके बेस पे उसको क्या कहते हैं, पनिशमेंट दी जाएगी या फिर उसका जजमेंट दिया जाएगा। चौथे में हमने देखा कि कोई भी अपील अगर प्रोविंशियल कोर्ट से आ रही है तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जाएगी, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। It empowered the Governor General in Council to frame regulations for the provincial courts and councils। यानी कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स या जो उस टाइम पे स्टेट कोर्ट्स जो काम कर रहे हैं, जो भी काउंसिल काम कर रही है, जैसे उस टाइम पे बंगाल काउंसिल थी, ठीक है, इन सब के जो भी लॉज या फ्रेमवर्क होगा या जो भी रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो भी जुडिशरी नहीं बनाएगी। यानी कि जुडिशियल ऑर्गन के लॉज भी एग्जीक्यूटिव बना रहा है, ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये पावर भी दे दी कि आप प्रोविंशियल कोर्ट्स तक के, यानी कि जुडिशरी के लॉज जुडिशरी खुद नहीं बनाएगा, एग्जीक्यूटिव ही बनाएगा। तो आप देख रहे हो कि पांचों केसेस के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूटिव के पावर्स एनहांस कर दी गई और जुडिशरी की पावर्स कम करके लिमिट कर दी गई इस 1781 के अमेंडिंग या सेटलमेंट एक्ट के अंदर। इस सेटलमेंट एक्ट से ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि क्या, कि एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली सुपीरियर है जुडिशरी से, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब क्या है, हमको पता है कि इस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के वो थे विलियम पिट, ठीक है। तो विलियम पिट उनका नाम था इस वजह से, और उन्होंने ये लॉ को, इस बिल को पास कराया था, इस वजह से इस एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं ऑफ 1784, ठीक है। आप डेट को थोड़ा सा याद में रखिए। सबसे पहले हमने 1773 देखा, फिर 81 देखा, और अब हम 74 पे आ चुके हैं, सॉरी 84 पे आ चुके हैं, ठीक है। नाउ विल स्टडी द बेसिक फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। यानी कि इसने क्या किया कि कंपनी जो है अभी अकेले ही दोनों चीज़ें साथ में चला रही है, कमर्शियल फंक्शंस भी कर रही है,
पहले तो बस कमर्शियल फंक्शंस कर रही थी। 1765 के बाद से दीवानी राइट्स मिली। फिर 63 के बाद 1773 के बाद पॉलिटिकल जो उनके फंक्शंस थे उनको सबसे पहली बार ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। बट अब ये अकेले ही दोनों चीज़ें मैनेज कर रही थी। बट अब क्या हुआ, 1784 के एक्ट के अंदर इन दोनों फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया गया कि ये ऑर्गन अलग से कंपनी का कमर्शियल काम करेगा और ये ऑर्गन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अलग से चलाएगा। ठीक है। दूसरा फीचर क्या था, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन के अंदर इसके डायरेक्टर्स बैठे होते थे, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना, किसी भी कंपनी के जो हेड होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर्स। यानी कि तुम ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा, कमर्शियल अफेयर्स, ट्रेडिंग अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, वो सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। एक नई बॉडी बनाई जो हेड करेगी किसको, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को। उस बॉडी का नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक तरह से डुअल या डबल गवर्नमेंट का काम शुरू हो गया कि एक गवर्नमेंट या एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या काम करेगा, कमर्शियल फंक्शंस देखेगा, और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा। कमर्शियल फंक्शंस को देखने वाली जो मशीनरी है उसका हेड कौन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने वाली जो मशीनरी है उसका हेड कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। दस इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि कौन से एक्ट के हिसाब से इंडिया में सबसे पहली बार डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन किया गया था। तो उसका आंसर था विलियम या पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1781। ठीक है। डबल गवर्नमेंट समझ आ गया कि दो मशीनरी अलग अलग, कमर्शियल फंक्शंस अलग कर दिए, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अलग कर दिए। थर्ड पॉइंट, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि तुम बस कमर्शियल अफेयर्स पे ध्यान दो, जिस वजह से तुम यहाँ आए थे ट्रेडिंग के लिए, उस पर तुम ध्यान दो। हमने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी बनवाया है वो सुपरवाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा क्या क्या, सारे के सारे सिविल अफेयर्स, यानी कि सिविल या सिविलियन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। जो भी मिलिट्री से, आर्मी से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सब भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, मिलिट्री गवर्नमेंट। और रेवेन्यूज, यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कि कमर्शियल और रेवेन्यू में दोनों में फ़र्क है। कमर्शियल फंक्शंस का मतलब ट्रेडिंग अलग से देखना, और रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, दीवानी कलेक्ट करना, वो देखेगा कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है। दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन्स। ये एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, दो रीजन्स की वजह से सिग्निफिकेंट था। फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अभी इसको डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सबसे पहली बार ये चीज़ स्टेट कर दी गई कि असली दावेदार कौन है पावर का इंडिया के अंदर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन है। उन्होंने बता दिया कि तुम जो भी अंदर इंडिया के अंदर काम कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिवली या कमर्शियली, वो हमारे नाम पे कर रहे हो, यानी कि हम तुम्हारे सुप्रीम पैरामाउंट अथॉरिटी हैं। और ये सबसे पहली बार ऑफिशियली उन्होंने ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को बता दी। और क्या लिखा उस एक्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। राइट। यहाँ पे जो भी, ये देखो हमने थर्ड पॉइंट में देखा था ना कि मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, कि अब ये गेम जो है 1784 के बाद से तुम अकेले नहीं चला रहे हो, यानी कि एक प्राइवेट तुम कंपनी का काम नहीं कर रहे हो, अब तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ पे। ठीक है, कि ब्रिटिश पोजीशन का काम आ गया यहाँ पे, कि जो भी तुमने यहाँ इंडिया के अंदर पोजेशंस करे हैं वो सब हमारे नाम पे करे हैं। देर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। हैं तो वो हमारी पोजेशन ही, बट उस पर हमने तुमको हायर किया कि तुम उस पर काम करोगे। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात सिद्ध कर दी या फिर बता दिया कि हम तुम्हारे हेड हैं, और हम कभी ये मत समझ लेना कि हेड तुम हो और सुप्रीम पावर तुम, और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात तो पहले बता दिया। एंड सेकंड, यही चीज़, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी की सारा सुप्रीम कंट्रोल लिया कंपनी के अफेयर का एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। कैसे ले लिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम अलग कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी जो है कमर्शियल काम चलाएगी, और हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा वो हमको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करता रहेगा और मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स को। ठीक है, राइट। अब हमारा इसके साथ पिट्स इंडिया एक्ट भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एक्ट हमारा एक छोटा सा आता है, विच वॉज द एक्ट ऑफ 1786। 1786 का एक्ट क्या था, एक तरह से बेसिकली डिमांड्स थी, बस दो डिमांड्स प्लेस करी थी इस एक्ट के अंदर। ठीक है, जो अगर पूरी हो जाती तो
लॉर्ड कॉर्नवालिस रेडी हो जाते इंडिया के अंदर आने के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 डिमांड्स रखी थी ब्रिटिश के सामने अपने वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अगर ये 2 डिमांड्स तुम पूरी कर दो तो मैं आने के लिए रेडी हो जाऊँगा, और ये 2 डिमांड्स पूरी कर दी गई थी। ठीक है। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उनको बनाया गया। ही प्लेस्ड 2 डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। उन्होंने 2 डिमांड्स मांगी कि मैं ये पोस्ट तभी एक्सेप्ट करूँगा जब ये 2 डिमांड्स पूरी हो जाएं। पहला, he should be given power to override the decision of his council in special cases। यानी कि कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, अब ये स्पेशल केसेस भी बहुत आर्बिट्ररी था, एम्बिगुअस था, ये बताया नहीं गया था कि क्या स्पेशल केसेस, कि मैं जो है एक पोजीशन, कोई भी अगर डिसीजन होगा काउंसिल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसको ओवरराइड कर सकता हूँ कभी भी। यानी कि उनका कोई भी डिसीजन हो वो मतलब कलेक्टिवली मैं अगर चाहूँ तो उसको खारिज कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ किसी भी टाइम पे। ठीक है। दूसरा, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना 4 मेंबर्स का, उसमें एक पोस्ट कमांडर इन चीफ की थी। तो वो अब पोस्ट जो है वो बोलते थे कि मैं उस चौथे जने को नहीं बुलाऊंगा, कमांडर इन चीफ भी मैं खुद रहूँगा। ठीक है। एक हमारा गवर्नर जनरल होता था और 4 काउंसिल मेंबर्स होते थे, उसमें से एक पोस्ट होती थी कमांडर इन चीफ की। तो उसने कहा कि तुम 3 जने लग रहे हो और ये वाली पोस्ट मैं खुद ही अपना लूँगा। ठीक है। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज एनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। यानी कि 1786 का एक्ट आया और उसने ये दोनों प्रोविजंस को, डिमांड्स को मान लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हमारे आते हैं चार्टर एक्ट्स। अब चार्टर एक्ट्स क्या होते हैं? चार्टर एक्ट्स होते हैं बेसिकली हर 20 साल के अंदर पीरियोडिकली जो एक्ट्स आए थे रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए ब्रिटिश मशीनरी को इंडिया के अंदर, उनको हम चार्टर एक्ट्स बोलते हैं। 1793 के अंदर आया था, फिर उससे 20 साल बाद 1813 में आया था, फिर उससे 20 साल बाद 1833 में आया था, फिर उससे 20 साल बाद 1853 में आया था। बट हम बेसिकली यही एक्ट्स के बारे में डिटेल में ढंग से बात करेंगे। ठीक है। तो 1793 के अंदर अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, पहला चार्टर एक्ट। इसके फीचर्स थे, सबसे पहला, it extended the overriding powers given to Lord Cornwallis over his council to all the future governor generals and governors of presidencies। ये डिमांड जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगी थी कि मैं कभी भी अपने जो भी डिसीजन लेगा काउंसिल उसको कभी भी ओवरराइड कर सकता हूँ, ये पावर आने वाले फ्यूचर में जब तक कोई भी गवर्नर जनरल आएगा, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो या फिर वो कोई गवर्नर हो किसी प्रेसिडेंसी का, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अगर गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे या फिर गवर्नर ऑफ मद्रास है, उसके पास भी ये पावर है कि वो कभी भी अपने काउंसिल के कोई भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है। तो ये जो जो क्या कहते हैं पावर दी गई थी कॉर्नवालिस को, वो एनहांस कर दी गई सारे गवर्नर्स और सारे गवर्नर जनरल्स के ऊपर। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। सिंपली कहने का क्या मतलब है कि सेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी कि उसको सेंट्रलाइजेशन को और एनहेंस कर दिया। देखा था ना सबसे पहले वाले एक्ट में 1773 में क्या हुआ था, धीरे धीरे बॉम्बे की और मद्रास की जो पावर्स थी वो धीरे धीरे बंगाल के पास जा रही थी, है ना, उनको थोड़ा सबऑर्डिनेट कर दिया। अब वो पावर्स को और धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, यानी कि गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल था ओवर दीज प्रेसिडेंसीज या और जो भी प्रेसिडेंसीज थी इंडिया के अंदर, उनके ऊपर और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स एंड ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ज़्यादा कंट्रोल अब वो कर सकता है गवर्नर जनरल इन दोनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर। थर्ड फीचर हमारा है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। यानी कि ट्रेड मोनोपोली जो है कि इन 20 सालों के अंदर, यानी कि 1793 से लेके 1813 तक और तुम्हारे पास ट्रेड मोनोपोली है। फिर 13 में फिर हम 20 साल बाद फिर और डिसाइड करेंगे आगे कि तुम जो है क्या कहते हैं 20 ईयर्स का और हम तुमको पीरियड देंगे या जितने भी टाइम पीरियड देंगे कि तुम इस टाइम तक और मोनोपोली अपनी मेंटेन कर सकते हो, कि यानी कि इस पीरियड के अंदर तो और कोई कंपनी अभी नहीं आ सकती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। यानी कि उनकी जो मोनोपोली थी, जो सबसे पहली बार 1600 के अंदर वो चार्टर लेके आए थे ना, रॉयल चार्टर, जब उनके पास थी, अब वो फिर से उसको एनहांस कर दिया 20 साल के लिए। ठीक है। फोर्थ, it provided that the commander in chief was not to be a member of the governor general's in council unless he was so appointed। अभी हमने देखा था ना कमांडर इन चीफ वाली पोस्ट जो है कॉर्नवालिस ने ली थी, तो अब ये क्या प्रोवाइड किया कि कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट थी वो मेंबर ही नहीं होगा इस काउंसिल का, यानी कि 4 अलग लोग हम रखेंगे ही रखेंगे, प्लस कमांडर इन चीफ अलग से होगा
अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड, यानी कि अनलेस उसको अलग से अगर अपॉइंट करो आप मेंबर उसको ऐड करने के लिए, अलग से अगर कमांडर इन चीफ जो है उसको अगर आप अपॉइंट करो काउंसिल के अंदर ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना वो पोस्ट जो है अब काउंसिल के अंदर नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, ठीक है। इट वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। फिफ्थ पॉइंट, it laid down that the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues। अब हमने देख लिया किस तरह से 1764 की बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद 1765 में उनके पास दीवानी राइट्स आ गई। इससे पहले जो भी पैसे का काम होता था, जो भी ज़रूरत होती थी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, वो ब्रिटेन से आता था कंपनी के लिए, वो ब्रिटेन से आता था। पर अब कंपनी इतनी रिच हो गई, इतनी केपेबल हो गई तो कुछ सालों में, क्योंकि बंगाल जो था, बंगाल इतना रिच, इंडिया का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था, इतना रिच कि पूरे एशिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता था पूरे एशिया का, उसका 25% खाली बंगाल से जाता था। पूरे एशिया के अंदर इंडिया में नहीं, जितना भी सारा एक्सपोर्ट होता था उसका 25%, 1/4 खाली बंगाल से जाता। तो आप सोच सकते हैं कि कितना रिच प्रोविंस होगा उस टाइम पे बंगाल। और एक बार बंगाल की दीवानी राइट्स या रेवेन्यू राइट्स आ गई कंपनी के पास, तो फिर तो उसको पैसे लेने की या फिर लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी ब्रिटेन से। इस वजह से उसने क्या बोला कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भी सैलरी होगी या फिर और भी जो स्टाफ होगा कंपनी का, वो सब पैसे उनको पेमेंट कौन देगा? अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग से अपने पैसे नहीं देंगे, वहाँ से ब्रिटेन से पैसे लेके नहीं देंगे, वो इंडियन रेवेन्यू से जो जो तुम पैसे कलेक्ट कर रहे हो उसी में से कुछ पैसे या उसकी जो सैलरी जो भरी जाएंगी वो इसी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। इसके साथ हमारा पहला चार्टर एक्ट ऑफ 1793 खत्म हो जाता है। देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड चार्टर एक्ट, जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलो। सबसे पहला, it abolished the trade monopoly of the company in India. That is, the trade was now thrown open to all British merchants। यानी कि जो ट्रेड मोनोपोली की हम बात कर रहे थे अभी 93 से लेके 1813 तक जो चली है इनकी मोनोपोली, कि और कोई कंपनी को अलाउड नहीं है कि ब्रिटेन से वाए, बाहर से कोई और कंपनी आ सकती है किसी और कंट्री से, बट ब्रिटेन से और कोई कंपनी को अलाउड नहीं था कि वो इंडिया के अंदर ट्रेड करने आए। ये ट्रेड मोनोपोली छीन ली गई ईस्ट इंडिया कंपनी से, यानी कि ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो अबॉलिश हो गई। दैट इज जो इंडियन ट्रेड था, यानी इंडिया के साथ ट्रेड करने का जो भी रेगुलेशंस थे, इट वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट अगर चाहे तो इंडिया के साथ अब ट्रेड कर सकता है। However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China। दो चीज़ों के अंदर अभी भी कंपनी के पास मोनोपोली है। क्या? चाय के साथ जो भी ट्रेड होगा, ठीक है, पहला टी ट्रेड जो होगा, और दूसरा चाइना के साथ जो ट्रेड होगा। ठीक है, जितना भी ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ जो भी अगर ब्रिटेन से कोई ट्रेड करेगा तो बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी ट्रेड था स्पाइसेस का, कॉटन का, किसी भी अलग तरीके का, वो सारा ट्रेड सारे के सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ओपन हो गया। सेकेंड, इट असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। उनकी जो पावर थी या जो सॉवरेंटी थी, जो सबसे पहली बार हमने कब देखी थी? जब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, हमने पढ़ा था ना विलियम पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, कि सबसे पहली बार उन्होंने ये वाली बात बताई कि मेन दावेदार या मेन स्ट्रेंथ किसके पास है, पावर या सुप्रीमेसी किसके पास है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। और वही जो पावर थी, वो जो सॉवरेंटी थी, ठीक है, वो असर्ट कर दी गई और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस एक्ट के अंदर, कि ब्रिटिश क्राउन ज़्यादा पैरामाउंट है ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India। तीसरा, it allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people। enlightening the people। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वो ब्रिटेन से आ सकते हैं इंडिया के अंदर धर्म परिवर्तन के लिए, जिसको यहाँ पे उन्होंने एनलाइटनिंग द पीपल का नाम दिया था। ठीक है, कि अब उनका रिलीजन चेंज करने के लिए या उनको राह दिखाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ब्रिटेन से आ सकते हैं इंडिया के अंदर अपना काम करने के लिए। ठीक है, फोर्थ प्रोविजन क्या था या फोर्थ फीचर क्या था? इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। अब वो धीरे धीरे क्या चाहते थे कि इंडिया के अंदर भी वेस्टर्नाइजेशन शुरू हो जाए, यानी कि इंडिया के अंदर भी रेडिकलिज्म, ठीक है, और रैशनलिज्म, और जो भी सारी चीज़ें अभी यूरोप के अंदर नेशनलिज्म तो वो नहीं चाहते थे, बट जितनी भी चीज़ें यूरोप के अंदर इस टाइम पे डेवलप हो रही थी, जो वेस्टर्न थॉट डेवलप हो रहा था,
उसके कुछ फीचर्स वो चाहते थे इंडिया के अंदर भी उसको इम्पोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जिससे इंडिया के लोग भी जो हैं थोड़ा डेवलप हो सकें। उनका काम इंडिया के लोगों के प्रति कुछ अच्छी भावना या फिर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस नहीं था, वो बस इस वजह से चाहते थे कि थोड़ा अगर वो डेवलप हो जाए तो हमारी मशीनरी में हमको थोड़ी हेल्प मिल जाए, कि हम जो है अच्छे से उनको एफिशिएंटली हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अलग तरह से सोचते हो और आपका सर्वेंट जो अलग तरह से सोचता है, तो आपके बीच में थोड़े थोड़े क्लैशेज आ सकते हैं। बट अगर आपका सर्वेंट भी जो है, यानी कि उनके लिए तो हम सर्वेंट्स ही थे, जो इंडियन लोग हैं, अगर उनके पास भी वेस्टर्न थॉट थोड़ा सा होगा तो हम उनको आराम से गवर्न कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने भी वेस्टर्न एजुकेशन शुरू किया इंडिया के अंदर। ठीक है। It authorized the local governments in India to impose taxes on persons. They could also punish the persons for not paying taxes. जो लोकल गवर्नमेंट्स होती थी, ठीक है, टीयर 3 गवर्नमेंट्स जो होती थी इंडिया के अंदर, जब